डेटाबेस तैयार किया जाए और वो पब्लिक डोमेन में हो, जिसको देख के वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इनका उपयोग कर सकें और उपयोग करने से पहले इनको जो ट्रेनिंग चाहिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, उसको भी करा सकें। पोर्टल के बारे में आज मैं बताऊंगा। एक तो पहला जो है डैशबोर्ड वो बना है, वो है covidwarriors.gov.in। ये जो covidwarriors.gov.in है, ये एक मास्टर डेटाबेस है ऑफ दो टाइप के। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और वॉलंटियर्स हैं। अब तक ये हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 1,24,00,000 मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स, इसमें ऑलरेडी इनके डिटेल्स आ चुके हैं। और इसमें आप देखिएगा, इसमें स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, यहां तक कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके कॉन्टैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, केवल फील्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वहां भी वो मौजूद हैं। तो अब तक हमने 20 कैटेगरीज और 49 सब कैटेगरीज इसमें शामिल किया गया है। और ये इंडिविजुअल लेवल जो डेटा है, वो केवल इंडिविजुअल लेवल डेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट को, कुछ ही लोगों को वो एक्सेस कर पाएंगे, और बाकी सब जो डेटा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो सारे लोग ये पब्लिक डोमेन में है, उनको देख सकते हैं। उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, सब कुछ है। तो इसमें हमने 201 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो हॉस्पिटल्स, उनके सारे डिटेल्स, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, ये सारे बेड्स, आईसीयूज, वो सब, 49 ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स, 50 रेलवेज के हॉस्पिटल्स, 12 पोर्ट हॉस्पिटल्स और 13 जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और हाल के जैसे हॉस्पिटल्स, ये सारे डिटेल्स भी उसमें मौजूद हैं। तो ये ज्यादातर हमने जब देखा कि ये जो वॉलंटियर्स जो कोविड के लिए फाइट करने के लिए, हमको न केवल जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, डेंटिस्ट, आयुष डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इसकी जरूरत केवल नहीं है, हमको भी जो हेल्थ जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी जरूरत है। इसका जो फाइट, इसका जो कोविड-19 के साथ जो अभी अपना जो फाइट जो हो रहा है, उसमें उनको कैसे शामिल किया जाए। तो आप देखिए 3 तरह की चीजें इसमें हो रही हैं। एक तो प्रिवेंटिव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अब जैसे मार्केट्स में, शॉप्स में, बैंक्स में, ज्यादातर राशन शॉप्स में, अभी मंडीज खुल रही हैं वहां पे, और इनको वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे वो करवाना है। जैसे कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल कमोडिटीज लेके पहुंचाना है, और कई सारी चीजें वहां पे, फील्ड सर्वेलेंस, ये सब करना है। और एक क्यूरेटिव पार्ट जिसमें भी इनको हम शामिल कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें, ये जो इसको करने के लिए, क्योंकि कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहां से एक जगह जहां पे फील्ड जो वॉलंटियर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको शायद एक जगह से दूसरी जगह तक लेने की जरूरत पड़ सकता है। वो इसलिए ऐसा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए में प्रॉब्लम है और डिस्ट्रिक्ट बी में ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, तो वहां से भी ला सकते हैं इसके जरिए। और ये जो इतने जो सारे लोग यहाँ पे हैं, 1.24 करोड़ जैसे मैंने कहा, तो इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो दिशा प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल वहां पे बनाया, जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया। उसका नाम है igot.gov.in। igot.gov.in। तो इसमें ये जो प्लेटफॉर्म, इसकी जो स्पेशलिटी है ये है कि इस प्लेटफॉर्म, इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, इसके तहत एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, इट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू एनी डिवाइस, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब तक 14 कोर्सेज, 53 मॉड्यूल्स, 113 वीडियोस और 29 डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वहां पे उपलब्ध हैं। और ये जो आईगॉट के कोर्सेस हैं, उसमें बेसिक्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट से लेके, जैसे लैबोरेटरी कलेक्शन, टेस्टिंग,
और जैसे क्वारंटीन मैनेजमेंट से लेके आईसीयू केयर, वेंटिलेशन मैनेजमेंट तक भी कोर्सेस, वेबिनार्स और वीडियोस इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज्यादातर जो भी है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उसमें इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। उसमें अंग्रेजी तो है ही, उसमें हिंदी, मलयालम और बंगाली कुछ ऐसे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं राज्यों के साथ बात करके कि इसको भी ट्रांसलेट किया जाए, और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए अलग भाषाओं में। तो जब से ये हुआ है, तब से ये 2 हफ्ते से कम में अब तक 1,31,440 यूजर्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ये प्लेटफॉर्म में। उसमें से 84,958 इतने लोग ऑलरेडी उनके कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग। और ये जो अलग अलग, अगर आप देखें फील्ड में, अगर आप देखें अब तक जो वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं, जिनको कि डायरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके से अलग से, अगर इंडियन रेड क्रॉस में आप देखें 40,000 वॉलंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। अभी करीब करीब 3,500 एनसीसी कैडेट्स और 553 एनसीसी स्टाफ 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में 68 जिले में वो लोग अभी काम कर रहे हैं। और 47,000 कैडेट्स जो हैं ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, एंड अभी उनको तैनात किया जा सकता है एनी टाइम। एक्स सर्विसमैन, उनमें से अगर आप देखें तो 1,80,000 एक्स सर्विसमैन को आइडेंटिफाई किया गया है सैनिक बोर्ड्स के द्वारा डिप्लॉयमेंट के लिए। उसमें से 6,303 ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़। उसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस, सपोर्टिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मंडीज के लिए और कई जगह के लिए। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स, आयुष के लिए भी वो बने हैं, क्वारंटीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये सब के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल डिप्लॉय कर वो किए गए हैं। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल्स और 55,000 आयुष स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है, और वो भी रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आप NYKS, नेहरू युवक केंद्र जो संस्थान है, और NSS है, उनमें अगर वॉलंटियर्स को देखें तो 27 लाख वॉलंटियर्स अब तक काफी जो स्टेट्स में और यूटीज में अभी वो लोगों को, सिविक अथॉरिटीज को अभी हेल्प कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, मार्केट्स, बैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, मंडी ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन टू द नीडी, क्वारंटीन फैमिलीज, और सैनिटेशन ड्राइव्स में, कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट को। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान 18 लाख से ज्यादा नए वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए हैं। पहले जो थे उससे 18 लाख ज्यादा, अभी लास्ट करीब करीब 1 महीने में 18.43 लाख, 18 लाख से ज्यादा न्यू वॉलंटियर्स ज्वाइन किए हैं। उनमें से करीब करीब 42 लाख जो वॉलंटियर्स वो आरोग्य सेतु डाउनलोड किए हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो जिनको जानते हैं उस एरिया में सबको बता के आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें, और जो बुजुर्ग जो लोग उनको कैसे देखभाल किया जाए, उनसे भी वो अभी उसमें काम पे वो लगे हुए हैं। तो ये जो कहना यही है, तात्पर्य यही है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक ही जगह वन स्टॉप सोल्यूशन जैसे कहते हैं शॉप ये है, और इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इनको तैनात किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से प्लीज। जैसा आप सभी को पता है, कोविड-19 से निपटने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है, और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ गतिविधियों पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी, परंतु साथ ही जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक SOP केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था, ताकि ये मजदूर जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में हैं, वे परमिटेड एक्टिविटीज में सुचारू रूप से रोजगार पा सकें।
गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट करते हुए हम कोविड-19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है उसमें सफलता पा सकें। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी, वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि लोक हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR प्लीज। हमने कल तक आज तक 4,49,810 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। उनमें के 35,852 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। उन 35,000 ऑड सैंपल्स में 29,776 सैंपल्स, ये 201 अभी लेबोरेटरीज हैं ICMR नेटवर्क में, उनमें से हुए। 6,076 ये 86 प्राइवेट लैब्स में से हुए। आज थोड़ा दूसरी चीज़ के बारे में सब लोगों को बोलूँगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे RT-PCR के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई।
अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। Representative of the Health Ministry, please. चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने हमें HR को कैसे हम अपग्रेड कर रहे हैं उसके बारे में बताया। इन कंटिन्यूएशन अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए, बाद में वो पॉजिटिव पाए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपरली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे, और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर जरूरत है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिसके कांटेक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के, उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसी सिचुएशन में किसी पेशेंट के साथ साथ कोई हेल्थ केयर वर्कर भी अगर इन्फेक्ट होता है तो उसको रोस्टर से हटाते हुए उसके कॉन्टैक्ट्स को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए और उसको प्रॉपर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इन अस्पतालों में ऑपरेशन की कंटिन्यूटी बना रहना जरूरी है, तो जिसके तहत इन अस्पतालों में एक कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए, उसी हिसाब से स्टाफ का रोस्टर बनाना चाहिए। साथ ही जिस अस्पताल में इस टाइप के पॉजिटिव केसेस आए वहां पर किस टाइप की क्लस्टरिंग ऑफ केसेस नोट की गई या किस लेवल तक ये हॉस्पिटल इन्फेक्ट हुआ या किस टाइप के पेशेंट वह हॉस्पिटल ट्रीट करता है कि सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उसके आधार पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज निर्णय लें और एडिक्वेट डिसइंफेक्शन के बाद वह अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि फिर भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो वह पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर कि वह पॉजिटिव केस आए हैं उसको टेम्परेरी क्लोज किया जा सकता है।
साथ ही इन केस की अगर वहाँ पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है या ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस फैसिलिटी को कोविड हेल्थ फैसिलिटी के रूप में परिवर्तित कर उस पर कोविड से रिलेटेड केसेस पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही इन अस्पतालों में सभी कर्मचारियों की डेली स्क्रीनिंग की जाए और हॉस्पिटल के इमरजेंसी और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स की ट्रायजिंग से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है और कहा है कि वह ब्लड बैंकों में ब्लड की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, विशेष रूप से ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया जिसमें कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उन सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए। ऑनलाइन ई पोर्टल जो हमारा ई रक्तकोष एक पोर्टल है उसके माध्यम से हर ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप की करंट अवेलेबिलिटी का रियल टाइम स्टेटस मॉनिटर किया जाए। साथ ही इंडियन रेड क्रॉस ने इसी संबंध में एक 24/7 कंट्रोल रूम ब्लड सर्विसेज के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया है, जिसके फ़ोन नंबर्स हैं 011 233 59379। दूसरा नंबर है 93 199 82104। एक और नंबर है 93 199 82105। इस फ़ोन नंबर पर कोई भी संपर्क करते हुए अगर उन्हें ब्लड की नीड हो या उनको कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करते हुए वह सर्विसेज हम ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और फ्रंटियर पर हमारा एक विस्तृत रूप में कार्य चल रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट्स के मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए ड्रग की एफिकेसी को इवैल्यूएट करने के लिए एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस जिसके साथ साथ क्रिटिकली इल जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनमें एक ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो उनके साइटोकाइन प्रोफाइल में मैसिव चेंजेस लेके आता है। इस ड्रग के द्वारा टेस्टिंग बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉडुलेट किया जा सकता है, यह पाया गया है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म इनहिबिट होता है और मॉर्टेलिटी इन कोविड-19 केसेस और उसकी रिकवरी कम होती है और उसकी रिकवरी बेटर होती है। कोविड-19 और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से सफरिंग पेशेंट्स की इस क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटी को नोट करते हुए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसकी ट्रायल की मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह ट्रायल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में शुरू की। कोरोना पर मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के धारावी में कोरोना के मरीजों के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को कोरोना के मरीजों के साथ ही क्वारंटीन किए गए लोगों पर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिल की बीमारी वाले लोगों को यह दवा नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों की टीम अगले 15 दिनों में इस दवा के असर पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। तो मुंबई में कोरोना के इलाज की पहल हुई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और जो विशेषज्ञों की टीम है वो अगले 15 दिनों में इस दवा के असर पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। कमेटी अपॉइंट की थी, उनका एक सुझाव है कि जहां पे क्वारंटाइन किया जाएगा वहां के पेशेंट को अगर हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोलियां दी उनके बाद में प्लाज्मा टेस्ट करेंगे और जो पॉजिटिव पेशेंट है उसके प्लाज्मा टेस्ट करेंगे और जो जिसको पॉजिटिव नहीं है उनके प्लाज्मा टेस्ट करके उनको एक 10-15 दिन में एक रिपोर्ट बनाना है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो क्वारंटाइन जहां पे लोगों को किया है वहां पे ये चीज करने वाले हैं। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये दवा के जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में अब रिपोर्ट तैयार की जानी है 15 दिन में। ये खबर इस वक्त किन मायनों में अहम हो जाती है? जी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी और ऐसे में वहां पे जिस तरह से मामले बढ़े हैं, ऐसे में निपटने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रही है। जो संक्रमित लोग हैं उनके ऊपर जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है उन्हें
उनके ऊपर और साथ ही साथ सामान्य व्यक्ति के ऊपर कितना असर होता है, उन सब को जो है एनालिसिस किया जाएगा, प्लाज्मा उनका तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है एक्सपर्ट कमेटी अपनी ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इस दवा के इस्तेमाल को लेकर और इसके प्रभाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार फैसला लेगी। जिस तरह से अमेरिका में इसे एक गेम चेंजर कहा गया था, उसी के तहत इसे महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल में ला रही है। हालांकि इसके अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि यह दवा कितनी कारगर है। जी आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। हालांकि भारत कई देशों को हाइड्रोक्लोरोक्सी क्लोरोक्विन दे भी चुका है। कोरोना का कहर जयपुर में डॉक्टरों में देखने को मिला है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए ये 4 डॉक्टरों में से 3 सर्जरी विभाग से हैं, जबकि एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला है। जबकि एसएमएस अस्पताल से अब तक 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो जयपुर में 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएमएस अस्पताल के अब तक 8 डॉक्टर, जी हाँ 4 और हो गए हैं, तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 8 पहुंच गया है। 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले हफ्ते मुरादाबाद के नवाबपुरा में पत्थरबाजी करने के 4 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुरादाबाद जेल में बंद 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 4 वो हैं जिन्होंने नवाबपुरा में मेडिकल टीम पर हमला किया था। नवाबपुरा में मेडिकल टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 17 आरोपियों के नमूने कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे। उनमें से 4 आरोपियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को आई रिपोर्ट ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि मुरादाबाद में अब नए इलाकों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। मुरादाबाद के क्वारंटाइन सेंटर में तैनात एक डॉक्टर और एक नर्स पॉजिटिव आई हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान घर वापस आई दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर है, जहां अलग अलग सरकारी इमारतों में क्वारंटीन किए गए 5 परिवारों को 14 दिन का क्वारंटीन पूरा होने के बाद घर भेज दिया गया है। हालांकि इन सभी को फिलहाल अपने अपने घर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो डोडा में 5 परिवारों का क्वारंटीन पीरियड पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन इन लोगों को यह कहा गया है कि आप 14 दिन और अपने घरों में रहें। झारखंड में कई जगह जनधन खातों से पैसा निकालने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अपील मान नहीं रहे हैं। सरायकेला के एक बैंक की शाखा के बाहर तो सुबह से ही लोग जुट गए। बैंक कर्मचारियों से लेकर पुलिस वालों तक सभी लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा और अब तो ये लोग बैंक के सामने एक दूसरे के बिल्कुल पास पास बैठे दिखाई दिए। इलाके में किसी ने अफवाह फैला दी कि अगर सरकार के पैसे भेजे हुए 500 रुपए हैं जल्दी नहीं निकाले गए तो वो वापस ले लिए जाएंगे। इसके बाद ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों को छोड़कर रुपए निकालने के लिए बैंक के सामने इकट्ठा हो गए। रोज सुबह 7 बजे से भीड़ रहती है यहाँ पे। हाँ। हम लोग तो 10 बजे आते हैं। जब हम लोग आते हैं काफ़ी भीड़ रहती है। लोग सुन नहीं रहे हैं कि दूरी बना के रखना। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लाइन लगाने का, टोकन भी बांट रहे हैं, तभी भी लोग आ जा रहे हैं भीड़ में। अभी भी देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। लोग को कितना भी बोलेंगे कि दूर रहिए नहीं सुनना है। और इस बीच खबर दिल्ली से है, जहां यूथ कांग्रेस के नेता की गाड़ी से शराब की बोतलें मिलने के मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट के जरिए उस गाड़ी को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बता दिया है, जिससे शराब की बोतलें बरामद की गई थी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की सफाई सामने आई और उन्होंने गाड़ी अपनी नहीं होने का दावा कर दिया। यही नहीं, यूथ कांग्रेस ने अमित मालवीय और संबित पात्रा को मानहानि का नोटिस भेजे जाने का भी दावा किया है। यह सारा घमासान उस घटना के बाद शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज इलाके में छापेमारी के दौरान गुरुग्राम की ओर से आ रही एक गाड़ी से शराब की बोतलें 12 बोतलें बरामद की और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में एक यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी है। और उत्तराखंड के काशीपुर से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे 9 नेपाली नागरिकों को राहत शिविर में भेज दिया गया है। ये सभी नेपाली नागरिक उधम सिंह नगर की एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वापस अपने घर नहीं जा पा रहे थे और जैसे ही इन्हें मौका मिला ये लोग पैदल ही तराई के रास्ते नेपाल के लिए चल पड़े। लेकिन काशीपुर में पुलिस ने इन्हें रोक लिया और मेडिकल चेकअप करा के एक राहत कैंप में भेजा। बेंगलुरु की एक सड़क पर यमराज की वेशभूषा में एक आदमी लोगों को डराने की कोशिश करता नजर आया। इस आदमी के हाथ में एक गदा भी था।
सिर पर मुकुट लगा था और ये रंग बिरंगे कपड़े पहने हुआ था। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर घूमने निकले लोगों को डराने के बाद यमराज जैसा मेकअप किए गए ये आदमी पुलिस वाले के साथ टहलता भी दिखाई दिया। इसके साथ राक्षस जैसे मेकअप में दूसरे आदमी ने हाथ में तलवार ले रखी थी। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए पुलिस ने यमराज का सहारा लेना शुरू किया है, जिससे बिना वजह घर से निकलने वाले लोगों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के नागपुर से साइकिल चलाकर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव पहुंचे 8 लोगों को उनके ही घर में क्वारंटीन किया गया है। गांव में क्वारंटीन किया गया है। लोग नागपुर में फैक्ट्री में काम करते हैं। अचानक लॉकडाउन शुरू होने से इनकी मजदूरी भी चली गई और धीरे धीरे रहने खाने की दिक्कत भी आ गई। लेकिन रेल और बस चलना बंद होने से ये लोग अपने घर वापस नहीं आ पाए। इसके बाद लॉकडाउन बढ़ने पर इन लोगों ने साइकिल पर चलने का फैसला किया और लगभग 450 किलोमीटर का सफर तय करके 4 दिन में कोंडा गांव जिले के अपने गांव पहुंचे। लेकिन गांव में पहुंचने पर इन्हें प्रशासन के बनाए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। देखिए, अपन 21 दिन का लॉकडाउन था, 14 अप्रैल तक तो थे और फिर फिर बढ़ा दिया 3 मई तक। तो अपन बोलेरो से आने वाले थे सब लोग और अभी बोलेरो में भी 4 आदमी से ज़्यादा आने के लिए नहीं देते, तो सभी लोग ये प्लान किए कि साइकिल से जाएंगे करके और साइकिल से अपन ये सफ़र चालू कर दिए। बिना खाए पिए अपन 4 दिन में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का सफ़र अपन 4 दिन में तय किए हैं, बिना खाए पिए पानी पी के। तो गांव तो पहुंच गए लेकिन घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोरोना वायरस है और इस वजह से उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। इधर सड़क चौराहों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग एक दूसरे से दूरियां बना भी सकते हैं, लेकिन बिहार के समस्तीपुर के कुछ गांवों के लोग तो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें रोज नदी पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना पड़ता है। किसी का खेत नदी के उस पार है तो किसी को जरूरी सामान लेने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। समस्तीपुर के हरदासपुर घाट पर इस पार से उस पार जाने का अकेला साधन नाव ही है और इन नावों पर हमेशा पानी लगातार जो ट्रैवल करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं और इस तरह की भीड़ का सामना उन्हें रोज करना पड़ता है। न तो यहाँ कोई पुल बना है, ना ही नावों की संख्या बढ़ी है, इसलिए मजबूरी में यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भुलाकर एक साथ एक ही नाव पर इस तरह सवार हैं। हमारे घाट पर नाव की कमी है। नाव की कमी के कारण हमारे आदमी जो गांव के मतलब के लिए हमारे नाव पर हल्का फुल्का थोड़ा भीड़ भड़का मतलब होते रहता, मतलब है प्रशासन इस पर मतलब रोक लगाती है। पूरा खेती बाड़ी सब लोग तो हम लोग का धीरे पड़ रहा है, हम लोग का जाना आना पर भी करता है, नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। कोरोना के मुद्दे पर केंद्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना से जुड़े मामले छुपाने का आरोप लगाया। केंद्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जमीनी 4 राज्यों में डिप्लॉय किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन टीमों को परंतु गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आंकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, मौजूदा वक्त में कोई भी राज्य देश से पहले नहीं है, समझ रही है? देखिए, दोनों ही सरकारों का आरोप है कि ममता सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का एक कहना है कि सेंट्रल ने, क्योंकि देश के ये पूरे देश में कोरोना महामारी का रूप लिए हुए, इसलिए जहां पर ज्यादा जरूरत है उन 4 राज्यों में केंद्र सरकार ने अपनी सेंट्रल टीम भेजी है। लेकिन 3 राज्य सहयोग कर रहे हैं और उन 3 राज्यों में से भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में विपक्ष की सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार है, जो इसमें बीजेपी सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है। यानी 2 राज्य जो बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर क्यों, क्योंकि ये आरोप भी सामने आए थे कि कई ऐसे मामले आए हैं कोरोना के जिनमें कोरोना की जो असली संख्या उसे दबाया गया। राजनीति करने का वक्त मिलेगा, लेकिन जान तो बच जाए पहले, ये बात समझनी होगी किसी भी सरकार को। और उधर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में अभिषेक बनर्जी ने कहा है, एक तो खराब टेस्टिंग किट भेज रहे, ऊपर से राज्य से बात किए बिना केंद्रीय दल भेज रहे हैं।
अपने ट्वीट में अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि टेस्टिंग किट खराब भेज रहे हैं, राज्य से बात किए बिना केंद्रीय दल भेज रहे हैं।